नमस्कार। सड़क हो या सत्ता, सफर उन्हीं का यादगार होता है जिनके पास दिशा भी हो और दूरदृष्टि भी। और जब हम केंद्र में वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी जी की बात करते हैं, जो कि सबसे सक्रिय मंत्रियों में से एक हैं, या कहें बहुत ज्यादा जिनकी चर्चा भी होती है, जिनके काम की, जिनकी पास विकास की रफ्तार भी है, और मंत्रालय भी ऐसा है जिसका काम जो है वो दिखाई भी देता है। तो जरा लेखा जोखा थोड़ा सा लेते हैं और बात करते हैं 11 सालों में क्या क्या रहा, और अब भविष्य को लेकर विजन आखिर क्या है। अगले 5 साल की अगर हम बात करें तो तब नितिन गडकरी जी कैसे भारत को देखते हैं, नए भारत को देखते हैं और बदलाव की बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नितिन गडकरी जी हमारे डीडी न्यूज़ के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी सर कि 11 सालों में ऐसा आपके दिल से जुड़ा हुआ आपके मंत्रालय का कौन सा प्रोजेक्ट रहा जिसको आपको लगा कि पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन हुआ जिसे बनाकर, और लगा कि बहुत अच्छा काम हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो 11 साल में राष्ट्रीय महामार्ग में क्या परिवर्तन हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे टोटल नेशनल हाईवे नेटवर्क 2014 तक 51,287 किलोमीटर था। 2014 तक जब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तब वो 1,46,204 किलोमीटर यानी 1.6 टाइम्स बढ़ा। 4 लेन एंड अबव ये 2014 में 18,278 किलोमीटर थे, अब वो 48,430 किलोमीटर 2.5 टाइम्स बढ़ा। फिर 2 लेन विथ पेव शोल्डर ये 45,399 किलोमीटर था, वो 2 टाइम्स बढ़ा, वो 84,774 किलोमीटर हुआ। हाई स्पीड कॉरिडोर्स ये 557 किलोमीटर 2014 तक थे, यानी 47 से 2014 तक। हमारे इसमें वो 4,678 किलोमीटर यानी 8.5 टाइम्स बढ़ा। एवरेज अवार्ड पर ईयर 3,952 किलोमीटर था, जो 11,770 किलोमीटर हुआ। टोटल अवार्डेड लेंथ 45,524 किलोमीटर थी, हमारे यहाँ 1,17,706 किलोमीटर 2.9 टाइम्स बढ़ा। और एवरेज कंस्ट्रक्शन पर ईयर इसमें जो टोटल कंस्ट्रक्शन था ये 41,736 किलोमीटर 2014 तक हुआ था, हमारे कार्यकाल में 1,06,746 किलोमीटर यानी 2.5 टाइम्स बढ़ा। और स्पीड ऑफ एनएच कंस्ट्रक्शन जो 9 किलोमीटर पर डे थी वो 37 किलोमीटर पर डे यानी 4 टाइम्स बढ़ गई। तो ये रोड सेक्टर की ही अचीवमेंट कितनी बड़ी है, यानी 47 से लेकर 2014 तक जो काम हुआ इससे 3 गुना 4 गुना 8 गुना ये काम हुआ है। जहाँ तक आपने मुझे बताया, एक तो ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते एक काम मैं मानता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी सफलता है कि मैं जब मंत्री बना तो करीब 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे, साइकिल रिक्शा चलते थे। इतना ही नहीं तो कुछ कंधे पे रख के लोगों को खींचते थे। ये अमानवीय प्रथा थी और मानवीय शोषण का प्रतीक था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं जिंदगी भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जिस दिन ये रिक्शा समाप्त हो जाएगा वो देश के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि 2014 के बाद हमने इसके ऊपर वर्क किया और 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को धोने का काम करते थे, वो लगभग प्रथा 100% लगभग समाप्त हुई। अब आपको साइकिल रिक्शा या आदमी आदमी को खींचना रिक्शा नहीं दिखता। ये मानवीय दृष्टि से मानवता के आधार पर किया हुआ बड़ा काम है। केवल 1 करोड़ लोगों को ये स्वातंत्र्य नहीं मिला, तो 50 लाख लोग ऐसे थे जो 1-1 क्विंटल का बोरा पीठ पे रख कर चलते थे और कभी कभी सामान भी पीठ पर रख के धोते थे। अब वहाँ विशेष रूप से ई कार्ट आया है और इधर ई रिक्शा आया है, और इसने हमारे देश की मानवता के इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। ये 1.5 करोड़ लोगों को मानवीय शोषण से मुक्त करने का काम एक प्रकार से महात्मा गांधी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सपना हमने पूरा किया। ये काम मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा काम समझता हूँ। गडकरी जी, ये तो बहुत ही आपने अहम बात बताई। क्या लग रहा है कि आज़ादी के इतने साल क्यों लग गए ये काम करने में? मतलब आपको इसका श्रेय जाता है, आपके दिमाग में ये विजन आया, लेकिन इतने साल क्यों लगे कि किसी और नेता या मंत्री के दिमाग में नहीं आया कि ये प्रथा खत्म होनी चाहिए देश से? देखिए, इतने बड़े बड़े संशोधन हुए, 47 के बाद बहुत सी बातें हुई। ये बड़ा दुख और दर्द का विषय है
कि संवेदनशीलता के आधार पर ये जो एक प्रकार से ये दृश्य था, ये देखने लायक नहीं था। मैं मेरे बचपन में यहाँ नागपुर में मेरी माँ के साथ मामा के घर जाता था, तो साइकिल रिक्शा में बैठता था, पीछे में दो, सामने में दो, 4 लोग बैठे थे। वो बेचारा खींचता था, तो हमारे घर से यहाँ तिलक पुतला वहाँ एक चढ़ाव था, तो उतर के बेचारा इतनी ताकत लगती थी तो मैं कूद के उसको धक्का मारता था। तब से मेरे मन में एक बात थी कि ये कितना अन्यायकारक है। मुझे लगता है किसने किया नहीं किया उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता, पर इन मानवीय शोषण की इस प्रथा को नष्ट करने का और इन मानवों को, ये विशेष रूप से शोषित पीड़ित लोगों को एक न्याय देने का अवसर हमें मिला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि ये रिक्शा चलाने वालों में करीब 65 to 70% लोग ये शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के थे। तो ये 70% लोग, ये जो मानवीय शोषण जिनका हो रहा था, इनको मुक्ति मिली। एक प्रकार से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे सरकार की, ऐसा मुझे लगता है। आपने बहुत सारे आंकड़े दिए, अभी तेज निर्माण हुआ, हम सड़कों का जाल भी देखते हैं, तमाम चीजें दिखते हैं। आंकड़े तो बोल रहे हैं सब कुछ और आंकड़ों की कहानी एक सामने आ रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो आपको लगता है आर्थिक दृष्टि से भी इसका फायदा देश को मिला है? क्योंकि हम देख रहे हैं सड़कों का जाल, लेकिन विपक्ष ये भी कहता है कि आंकड़े तो बहुत बोले हैं, लेकिन फायदा क्या मिला? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि IIM बेंगलोर और कानपुर IIT और चेन्नई IIT ने एक अध्ययन किया रोड सेक्टर का। आपको पता होगा कि हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी। आज हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी हमारे एक्सपोर्ट में, क्योंकि वर्ल्ड में अगर तुलना करें तो चाइना की 8%, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की 12% और हमारी 16%। तो इसलिए हमने जो बड़े बड़े हाईवे बनाए, इसका कितना अच्छा परिणाम हुआ। तो IIM कानपुर, IIT चेन्नई और IIT चेन्नई ने ये बताया है कि 4 से 6% लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। जो 16% थे, 6% 10% आई। और मैंने भी 4 साल पहले कहा था कि हम इसको सिंगल डिजिट, मैंने 9% पे लेके आएंगे। इस साल दिसंबर तक लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट मैंने 9% पे आएगी। हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होंगे, गरीबी दूर होगी, आत्मनिर्भर भारत बनेगा और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और भारत विश्वगुरु बनेगा। अब आर्थिक दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था हो। ये जो परिवर्तन हुआ है लॉजिस्टिक कॉस्ट में, ये निश्चित रूप से हमारा वो सपना भी पूरा करने के लिए उसके नज़दीक लेके जाएगा, ये मेरा विश्वास है। गडकरी जी, मैं आपका अभी कुछ पिछले 1 हफ्ते में आपके कई सारे बयान आए, वो देख रही थी। अभी आपने जो ये उड़ने वाली बस वाली बात कही कि हम किस तरह से दिल्ली से हम शुरुआत करेंगे, और ग्रीन हाईवे, ये 2 आपके बयान इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि कैसे इससे देश में एक बदलाव आएगा, और ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा ना, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो ये कितने समय में अभी लग रहा है हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। आज आप नागपुर में हैं, हम पहला पायलट प्रोजेक्ट का 16 तारीख को आखिरी दिन है टेंडर इश्यू करने का। हमने एक नई फ्लैश चार्जिंग इलेक्ट्रिक बस लाई है। बस 2 बसेस को जोड़कर बड़ी 135 सीटर बस है, एग्जीक्यूटिव चेयर है, सामने एक टीवी भी लगा हुआ है और बस में एयर कंडीशन है। बस एयर होस्टेस है, वैसी बस होस्टेस होगी, और बस में हिटैची और सीमेंस कंपनी की टेक्नोलॉजी है। बस खड़ी रहेगी, वो नीचे आएगी, आधा मिनट में चार्ज होगी, 40 मिनट चलेगी। बस का किराया डीजल बस के तुलना में 30% कम होगा, और ये पहले 50 किलोमीटर नागपुर में कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से जयपुर, पूना से मुंबई, चेन्नई से बेंगलोर, मैसूर से बेंगलोर, इस टाइप के बड़े बड़े सिटी के बीच में ये जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा तो अपने कार के बजाय लोग एग्जीक्यूटिव विमान के एग्जीक्यूटिव चेयर होती ना, वैसे बैठेंगे, लैपटॉप पे काम करेंगे, अखबार पढ़ेंगे और चाय पानी नाश्ता करेंगे और बस में बैठकर आराम कंफर्ट से प्रवास करेंगे। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको मेट्रो को बनाने के लिए पर किलोमीटर खर्चा 450 करोड़ है, और मैं जो बस की बात कर रहा हूँ उसका खर्चा 2 करोड़ से पर किलोमीटर कम है। तो ये आइडिया आया कहाँ से था? लेकिन ये बहुत ही यूनिक आपका एक आइडिया है, जिसको कम से कम देशवासियों को सुनकर के ही अभी बहुत बड़ी बात लगी। आइडिया तो मैं पब्लिक को कैसे रिलीफ मिली देखते रहता हूँ, उसी से आइडिया आई। पर आपको और एक अच्छी बात बताता हूँ,
कि हमारे यहाँ ये जो अनेक जगह पर अब रोड बड़ा करने के लिए जगह नहीं है, तो हमारे पास 360 रोप वे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे के प्रपोजल्स आए। अभी हम केदारनाथ की रोप वे कर रहे हैं 5,000 करोड़ की, वो बांध के हमको 800 करोड़ साल का रॉयल्टी मिल रही है। तो बड़े प्रमाण पर ये काम कर रहे हैं। तो जैसे धौला कुआं से मानेसर है, बेंगलोर है, अनेक जगह पर काफ़ी कंजेशन है। तो ये बस का कंसेप्ट ऐसा है कि रोड के बीच में से एक पिलर खड़ा होगा, रोड वाइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं, और ऊपर के ऊपर हवा में भी स्टेशन होंगे छोटे छोटे, और वहीं लोग उतरेंगे, और ये हर 2 मिनट में 5 मिनट में एक पॉइंट जाएगा। उसमें मैक्सिमम 135 सीटर की कैपेसिटी भी हो सकती है। तो ये ऊपर के ऊपर हवा में जाएगी, उसको हम स्काई बस कहते हैं। तो वो भी हमारी योजना है, उसका स्टडी चल रहा है बेंगलोर और धौला कुआं से मानेसर तक। उसका प्री फिजिबिलिटी और स्टडी होने के बाद करेंगे। इसके लिए वर्ल्ड की सब टेक्नोलॉजी को हमने बुलाया, डॉफलमेयर आई, प्यूमा आई, बाद में ये काफ़ी अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, रशियन टेक्नोलॉजी है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, और इन सब का अध्ययन करके जो जो सूट होगा उसको मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया करते हुए हम जरूर इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन देंगे। उससे ट्रैफिक जाम में काफ़ी कमी आएगी। गडकरी जी, आपका विजन तो इतना बड़ा है, लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक सब लोग बहुत एक्सक्यूज देते रहते थे चीज़ों को लेकर कि यहाँ पर तो, और आपका जो मंत्रालय है उस तो बहुत ही ज़्यादा चुनौतियों से भरा हुआ है। चुनौती बहुत ज़्यादा कभी लगती थी शुरुआत से लेकर अब तक, या अभी लगता है कि जब नो सुनते हैं आप कि चुनौती तो है लेकिन करना है इसको? चुनौती है, चैलेंजेस है, पर मैं अक्सर एक बात याद रखता हूँ, देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो मैं ये मानता हूँ कि प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके आगे जाना, यही तो लीडरशिप की टेस्ट है। और हमको जब लोगों ने जिम्मेदारी दी है, जनता ने हमारे पर विश्वास व्यक्त किया है, तो बाय हुक और क्रुक कितनी भी समस्या हो उससे मार्ग निकाल के अचीवमेंट करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा भाव है। और दूसरी एक बात मेरे मन में अक्सर रहती है कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और मैं पॉलिटिक्स से मेरा पेशा नहीं है, ये मेरा कन्विक्शन है कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, देश की जनता के लिए काम कर रहा हूँ, समाज के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये एक पैशन है। तो मुझे लगता है मैं अपने लोगों के लिए कितना अच्छा काम कर सकता हूँ कम समय में, ये मेरा कर्तव्य भी है, ये मेरी जिम्मेदारी भी है, और ये मेरा मिशन भी है। मैं करते रहता हूँ, अड़चनें आते रहती है, फिर भी उसके ऊपर कभी उसका जिक्र नहीं करता कि इसके कारण मैं ये नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ चलो आता है, चलिए आगे निकलेंगे। और ऐसे करते करते ऐसे प्रोजेक्ट बने हैं कि हम लोग 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुके हैं। अच्छा। अभी हमारे NHI में, और मैं अभी ये कहूँ कि वर्ल्ड का हमारा NH का नेटवर्क ये अब नंबर 1 पर पहुँच गया तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लोग मुझे बहुत बार बोलते थे, मैं कहता था टारगेट था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की बात मैंने ऑफिस में लिख के रखी थी कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो मुझे लगता था कि हमारे देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के जैसा बने। तो मैंने पहले कुछ राज्यों में कहा था, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह पर। अब अलग अलग राज्यों में गति कभी कम है, कभी ज़्यादा है। ओवरऑल अनेक जगह पर तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका जैसा बन गया है। पर मैं अब पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ इस समस्या और अड़चनों पर मात करके कि 2 साल के बाद हमारा नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका से भी बेटर होगा, अमेरिका के बराबर होगा, ये मैं कह रहा हूँ। पर मुझे बीच में कुछ अमेरिकन लोग मिले, इंडियन वहाँ से आए हुए, और उन्होंने कहा कि आपके कहने पर हमारा ऑब्जेक्शन है। बोला क्या है? बोले अभी हमारा नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा है। ये बात उन्होंने दोहराई। तो उनको तो लगता है कि भारत बढ़िया है फिर। हाँ। रोड सेफ्टी की बात सर बार बार आती है, और आपने रोड सेफ्टी पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया, ट्रैफिक मैनेजमेंट पर आपका लगातार जोर रहता है। लेकिन इन सब के बीच में अगर सेफ्टी और सड़क बनाना, दोनों में से जब चूज करना पड़ता है तो कैसे आप वो करते हैं? मतलब जोर तो एक पहली बात तो ऐसी है कि रोड सेफ्टी का संबंध आखिर रोड ट्रैफिक और कंजेशन से भी जुड़ा हुआ है। रोड पर भार बहुत ज़्यादा है क्योंकि विड्थ कम है, और हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हमको नए नए रोड बनाने पड़ेंगे। अभी दिल्ली में हम लोग 1 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, और 30,000 करोड़ के काम नए और करने जा रहे हैं, ताकि दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले, प्रदूषण से मुक्ति मिले। अभी बेंगलोर में हम लोग 17,000 करोड़ का रिंग रोड बना रहे हैं, काफ़ी शहरों में बड़े बड़े रिंग रोड बना रहे हैं। अब बेंगलोर में भी डिकंजेस्ट करने के लिए हम योजना बना रहे हैं। तो पहली बात तो ऐसी है कि रोड सेफ्टी
इसका संबंध 4 बातों से, रोड इंजीनियरिंग और एटोल इंजीनियरिंग। एटोल इंजीनियरिंग में हमने भारत एनकैप स्टैंडर्ड लाया, अब 6 एयरबैग्स लाई, पूरा काम हमने कर लिया वर्ल्ड स्टैंडर्ड का। रोड इंजीनियरिंग में जो हमारे डीपीआर में गलती आती है, ब्लैक स्पॉट थे, 40,000 करोड़ उसके लिए दी, वो भी सुधार दिया। इन्फोर्समेंट में हमने नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया, फाइन और इसके पेनल्टी के रेट बढ़ा दिए, पर भी एक्सीडेंट कम नहीं हो रहे। और इसलिए एजुकेशन, अवेयरनेस निर्माण करना लोगों के बीच में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पब्लिक बिहेवियर। जब तक कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था में हमारे भारतीय समाज गुजर रहा है। हमें लोगों को सुधारना होगा कि रेड सिग्नल होगा तो रुकना पड़ेगा। मैं स्कूटर कार चलाते हुए मोबाइल पे बात नहीं करूंगा, मैं रोड पर रॉन्ग वे नहीं जाऊंगा, लेन डिसिप्लिन का पालन करूंगा। ये छोटी छोटी बातों के बारे में जो सेंस जागरूक करना है, इसके लिए हम बड़ा अभियान कर रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, अमिताभ बच्चन से लेकर क्रिकेटियर, सबको लेकर हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, बिल्कुल 1.5 लाख मौतें होती है, और करीब 18 से 34 एज ग्रुप के 66% लोग यंग टैलेंटेड इंजीनियर डॉक्टर्स मर जाते हैं। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था। हमने कोशिश की 11 साल में, पर उतना यश नहीं मिल पाया। फिर भी हमारी कोशिश जारी है। मैं ये मानता हूँ कि सब क्षेत्रों में हमको यश मिला, पर इसमें जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं मिली है। पर जल्दी ही हम इसमें कामयाब होंगे, लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से लोगों को जगाने में हम लोग यशस्वी होंगे, और इसमें हम सफलता हासिल करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, इसमें तो ये वाली बात भी है ना कि जो लाइसेंस बनता है भारत में, कहते हैं लाइसेंस बहुत इजीली बन जाता है। अभी अगर आप यूके जाएंगे तो वहाँ पर एक ड्राइविंग लाइसेंस लेने में लोगों को कड़ी मशक्कत, मतलब इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लोग कहते हैं कि उसके बाद उनको सही से ड्राइव करना ही पड़ता है। लेकिन भारत में आपको लगता है इस लाइसेंस प्रणाली में भी थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है? अभी काफ़ी बदलाव की है, पहले जैसा नहीं रहा। और अभी तो हम लोग एक रिटन टेस्ट जो कंप्यूटर पर, आपके मोबाइल फोन पर आप दे सकोगी, वो भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसमें सीरियसनेस आए। और ये भी काफ़ी बड़े, हमने 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोल रहे हैं, फिटनेस सेंटर खोल रहे हैं, इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। और विश्व अभी वाहन डाटा हमारे पास है, अब इतने आसानी से कोई बदमाशी नहीं कर सकता। कार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार के साथ जुड़ा हुआ है, और जैसे सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में आप मौल्यवान वस्तुएं रखते हो, वैसे अब डिजिटल लॉकर लाया हमने, जो मोबाइल पे होगा, कोई पूछा तो आप डॉक्यूमेंट उसको बता सकेंगे। तो काफ़ी सुधार तो किया है, तो कोशिश तो चल रही है, कुछ सुधार भी हुआ है, और ज़्यादा उम्मीद है। सर, अब ज़रा 11 साल में आपके मंत्रालय के अलावा और सबसे बड़ी अचीवमेंट आपको क्या लगती है सरकार की? देखिए, हमने आम गरीब कल्याण के लिए जो किया है वो ऐतिहासिक काम किया है। 10.5 करोड़ लोगों को गैस के सिलेंडर दिए, 5 लाख रुपए तक हमारी जो आयुष्य योजना है उसमें सब प्रकार की ट्रीटमेंट का फ़ायदा गरीब लोगों को मिल रहा है। विशेष रूप से किसानों को हम लोग हर महीने में उनको 6,000 करोड़ साल के वो दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि। हमारे 65 करोड़ लोगों ने, गरीब लोगों ने बैंकों में खाता खोला है। तो एक ये ऐसी अनेक योजनाएं हैं कि जैसे ये चाय टपरी वाले हैं, करीब 68 लाख लोगों को हमने बैंक से लोन दिया है। तो एक प्रकार से एमएसएमई में बड़े प्रमाण पर लोन दिया है। महिलाओं का, जो महिला और पुरुषों का जो रेशो था वो बिगड़ा हुआ था, अब 1020 महिला और 988 पुरुष, तो रेशो सुधर गया। तो ऐसी छोटी छोटी योजनाओं के द्वारा, जो भूटान के प्रधानमंत्री ने यूनोजो कहा था कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सूचकांक, हमने भारत की जनता का सूचकांक बढ़ाया है, और 25 करोड़ से ज़्यादा जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकालकर हमने ऊपर ले जाने का काम किया है। तो ये सोशो इकोनॉमिक बहुत बड़ा ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारे देश में आने वाले समय में बड़े प्रमाण पर किसानों के इसमें काफ़ी योजनाएं हमने लाई है, महिलाओं के लिए योजना लाई है। सब सेक्टर में अभी यूनिवर्सिटीज़ बढ़ी, कितनी IITs बढ़ी, एम्स बढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही। एक प्रकार से सभी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड अप्रोच से ये डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सूचकांक बढ़ाने में हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है,
जो 47 के बाद 60 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, उससे कई गुना ज़्यादा काम हमारी सरकार ने इन 11 साल में किया है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर, हम नागपुर में जहाँ बैठे हैं, आपने किसानों की बात की, मैं आपका एक स्टेटमेंट देख रही थी, आपने कहा था कि आज किसान को हमें अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता बनाना है और उसी से उसकी पहचान होनी चाहिए। वो हो पा रही है अब? 100%। अब किसान बिजली तैयार कर रहे हैं, जो को जनरेशन में पावर तैयार हो रही है। अब किसान ईंधन तैयार कर रहे हैं। इथेनॉल की गाड़ी मेरे पास है। 100% 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाला जाता है। 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनी। अब मक्के से, राइस से, शुगर कैन जूस से, मोलाइसिस से इथेनॉल बन रहा है। अब जो बायोमास है, परली जलाते थे, उससे सीएनजी तैयार हो रहा है। 400 प्रोजेक्ट है, 90 चालू हो गए। और इतना ही नहीं तो पानीपत में परली से इथेनॉल 1 लाख लीटर, 150 टन बिटुमिन बन रहा है, बायो बिटुमिन, जिससे 1 किलोमीटर रोड नागपुर जबलपुर रोड पर अभी बना हुआ है। वो पेट्रोलियम बिटुमिन से अच्छा है। किसान अन्नदाता हो गया, ईंधन दाता हो गया, ऊर्जा दाता हो गया, डांबर दाता हो गया। अब किसान जो है वो हवाई ईंधन तैयार हो रहा है परली से। तो हवाई ईंधन भी उसमें तैयार होगा, तो हवाई ईंधन दाता होगा। हाइड्रोजन बनाने की बात आगे चल रही है कि बायोमास को बायोडाइवर्सिटी में डाल के हाइड्रोजन बनेगा। तो किसान एक प्रकार से आज इतना बड़ा किसानों का कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो, आपको एक ही बात बताऊं, जैसे हमने मक्के से इथेनॉल बनाने की बात की तो मक्के का भाव 1200 रुपये क्विंटल था। आज मक्के से इथेनॉल शुरू हुआ, मक्के का भाव 2700-2800 रुपये क्विंटल किसान को मिला। ये क्यों मिला? आज पूरे यूपी बिहार में मक्के की फसल बढ़ गई। आज मक्के में किसान को लाखों रुपए मिल रहे हैं। ये परिवर्तन इसलिए हुआ कि किसान ईंधन दाता बना। तो इसी प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी, पावर, बिटुमिन, हवाई ईंधन, हाइड्रोजन, ये सब बातें जो नए कंसेप्ट है हमारे सरकार ने लाई। आज ब्रिक्स कंट्रीज में हम लोग बायोफ्यूल में सबको एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। G20 में हमने किया है। तो मुझे लगता है विश्व में अब हम लोग ग्रीन पावर में, हमारी टोटल पावर बास्केट में 45% पावर ग्रीन पावर है। तो ये बहुत बड़े, हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल देश बनाने का सपना लेके आगे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है इन सब बातों से हम विश्व के सामने एक आदर्श प्रस्तावित करेंगे। सर, 2-3 पॉलिटिकल सवाल पूछूंगी। ये तो हो गई काम की बात। 2014 से लेकर अब तक आपने राजनीति में क्या बदलाव देखा है? आपको लगता है कि अब राजनीति भी कुछ बदली है? क्योंकि आप हमेशा से ये कहते थे कि, और कहते रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है देश में अब पिछले 11 सालों में? 100% हो रहा है। देखो, 21वीं सदी का पॉलिटिक्स जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर नहीं है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर है। और ये जो परफॉर्मेंस है, इसमें देखो स्टार्टअप कितने बड़े हैं। अब इसका देखो रिसर्च कितना हो रहा है। मैं 2 बातें अक्सर बताते रहता हूँ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो आज हमारे यहाँ कितना बड़ा नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, स्टार्टअप खुल रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, वेस्ट इज वेल्थ, नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. ये बहुत बड़ा काम हो गया। अब दिल्ली में हमने कचरा रोड में डाल दिया, 80 लाख टन कचरा हम रोड में डाल दिया। अभी कचरे को सेग्रीगेट करने की बात हो रही है। कचरे की पूरी टेकड़ियाँ खम गई। नागपुर में हमारे कचरे के जो बड़े पहाड़ थे वो हमने खाली किए और वहाँ सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी आई। वर्ल्ड स्टैंडर्ड की 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब नर्सिंग मुंजी KG to PG वहाँ शुरू कर रहा है। तो कितना बड़ा परिवर्तन है कि कचरा जहाँ दुर्गंधी आती थी, स्मेल आता था, जहाँ से एरिया को तकलीफ होती थी, वहाँ वर्ल्ड स्टैंडर्ड की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आई। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और ये हमारी टेक्नोलॉजी के कारण, इनोवेशन के कारण, रिसर्च के कारण और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफी बदलाव आया है। सर, मैं आप ही के स्टेटमेंट्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ अपनी तरफ से कुछ नहीं पूछ रही। आप ये भी कहते हो कि आलोचना जो है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। 11 साल में विपक्ष कह रहा है कि आलोचना क्या, हमारा तो मुंह ही बंद कर दिया जाता है, संसद में बोलने नहीं दिया जाता। आपको लगता है कि आलोचना को लिया जा रहा है ठीक तरीके से, या सच में आलोचना जो कर रहे हैं उनको नहीं बोलने दे रहे? लोकसभा में सब लोग बोलते हैं ना, आलोचना करते हैं, भाषण करते हैं, राज्यसभा में होते हैं, सरकार को कोसते हैं। कहाँ रोका है किसने? सबको बोलने का अधिकार है। पर जब आप नियम के विरोध में जाके नियम बाह्य वर्तन करोगे तो स्पीकर साहब को लोकतंत्र में कार्रवाई करने का अधिकार है। तो ये बदलाव लेकिन आया है? नहीं,
मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में लोग सुनना चाहिए और हमारे सरकार लोकसभा में सबकी बातें सुनती है, सबको बोलने का मौका मिलता है। नियम के अधीन रहकर जो भी कुछ कहना चाहे वो कहने का उनका अधिकार है, उसमें हमने कभी उसका विरोध नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी हम देख रहे हैं लगातार बात चल रही है। हमारी सेना के शौर्य पर हमें गर्व है, पूरे देशवासियों को गर्व है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि वो भाषा बोल रहे हैं जिसको लेकर पाकिस्तान में वो हिट हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर वो चल रहे हैं, विपक्ष के नेता। आप उनके लिए क्या मानेंगे कि क्यों ऐसा एजेंडा चलाने की कोशिश है? देश की सुरक्षा ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये देश का एजेंडा है। और देश की सुरक्षा के विषयों को हमने पॉलिटिकलाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाहर के जो हमारे दुश्मन देश है उसका उपयोग करते हैं। हमारा देश, हमारे सैनिक जो देश के लिए अपनी जान हथेली पर लड़ते हैं, इनके विषय को राजनीतिकरण करके उसको विवाद के विषय बनाना ये देश के हित में नहीं है, ये नहीं बनाना चाहिए। यही बात मैं आपको कहूँगा। सर, जो काम चल रहा है, 5 साल का विजन होता है, एक आपका भी विजन है अगले 5 साल में कैसा हो, लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी है या सोशल मीडिया में जो हम देखते हैं, मीम्स बनते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, वो 5 मिनट में नतीजा चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर तुरंत हमने कोई बात कही, हमने कोई पोस्ट की, 5 मिनट में नतीजा आए। तो ये जो पीढ़ी है इसके लिए क्या कहेंगे आप? उनको तो क्विक रिएक्शन चाहिए होता है। पहली बात तो ऐसा है कि यू कैन डोनेट आर बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। ये कोई भी बातें फास्ट फूड जैसी नहीं है। जैसे मैं एक मजाक में, हमारे यहाँ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी करके एक बहुत बड़े चिंतक थे संघ में, मजदूर संघ के संस्थापक, विद्यार्थी बहुत बड़े विचारक थे। वो कहते थे एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स फॉर 5 years पर एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र के पुनर्निर्माण का काम अनेक सालों तक चलने वाला है। तो हमारी पीढ़ी ये भी समझे कि जरूर फूड टेक्नोलॉजी में फास्ट फूड आ सकता है, पर हमारे देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, इतिहास, संस्कृति और विरासत से प्रेरणा लेकर हमें विश्वगुरु बनाने का कार्य ये फास्ट फूड जैसा नहीं है। इसको पीढ़ियों से पीढ़ियों तक काम करना पड़ेगा, मेहनत परिश्रम करने पड़ेंगे, सब क्षेत्र में इंटीग्रेटेड अप्रोच में परिवर्तन करना होगा। सबके प्रयासों से, सबके परिश्रम में, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास होकर फिर वो गोल हम हासिल कर पाएंगे। सर, अंत में ये दर्शकों ने सवाल पूछा जब मैंने उनसे कहा कि आपका इंटरव्यू करने के लिए जा रही हूँ कोई सवाल, तो एक दर्शक ने कहा कि आपने ट्रैफिक भी कंट्रोल किया, आपने सड़क भी बनाई, ग्रीन एनर्जी भी बनाई। अब ये बताइए सर, आपके अंदर कितनी बैटरियां फिट हैं? ऐसा है, मैं विदाउट बैटरी चार्ज व्यक्ति हूँ। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ चलते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। जो काम किया उसमें समाधान नहीं मानना चाहिए। जो किया वो तो किया ही, इससे और ज़्यादा कैसे कर सकूँ। मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, मेरा भी घर है, परिवार है। मैं तो सरकार में कम काम का 80% काम समाज में करता हूँ, किसानों में काम करता हूँ। मैं यहाँ क्रीड़ा महोत्सव करता हूँ, 80,000 पे खिलाड़ी खेले। तो मैं कल्चरल महोत्सव करता हूँ, 17 दिन 50,000 लोग रोए आते थे। अभी एडवांटेज रिजर्व हुआ, उसमें 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई, 1 लाख युवाओं को रोजगार मिला। तो मैं सामाजिक क्षेत्र, अभी शिक्षा के क्षेत्र के साथ वैद्यकीय सुविधा के क्षेत्र में 1 लाख लोग चश्मे दिए, 30,000 लोगों के हार्ट के ऑपरेशंस किए। तो मैं ये मानता हूँ कि फिर भी काम करने से समाप्त नहीं होता, काम करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चरैवती चरैवती। और इसलिए ये काम कभी एंड होने वाला नहीं है। और जितना काम करोगे जनता की अपेक्षा और बढ़ती है। जिसके पास साइकिल होती है उसको स्कूटर चाहिए, जिसके पास स्कूटर है उसको कार चाहिए, जिसके पास कार है उसको मर्सिडीज कार चाहिए, जिसके पास हवाई जहाज है उसको 10 हवाई जहाज चाहिए। तो ये एम्बिशन जैसे जीवन की होती है, वैसे अपने सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में हमारे समाज को हम सुखांक कैसे बढ़ाए, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, हमारे देश प्रगति विकास में विश्व में प्रथम क्रमांक पर कैसे जाए, इकोनॉमी में हमारा देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बने। तो इन सब बातों में हर जगह पर एब्सोल्यूट प्रगति और प्रथम क्रमांक पर देश को जाना, यही हमारा मिशन है। हम 2-4 रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे माँ, ये हमारा संस्कार है। सब ने मिलकर काम करते रहना चाहिए और ये कभी समाप्त नहीं होगा। 2029 का भारत कैसा होगा? भारत बहुत तेज़ी से बदल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले भारत में, देखो बहुत नए नए चेंजेस आ रहे, टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो मुझे लगता है कि एक विश्व का
एक विकसित भारत का स्वरूप, ये केवल भारत के आनंद और अभिमान का विषय नहीं होगा, तो विश्व के आकर्षण का और प्रेरणा का केंद्र बनेगा, यही मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया गडकरी जी इस बेबाक बातचीत के लिए। आपने अपने मंत्रालय से का लेखा जोखा तो दिया ही, साथ में आपका जो विजन है अगले 5 साल का वो भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।